दोस्तों नमस्कार। 34 बरस पहले इस देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जब मंडल लागू किया तो देश की राजनीति बदल गई, सियासत के तौर तरीके बदल गए। पिछड़ा तबके को लेकर जो राजनीति इस देश में पनपी, उसने क्या बिहार क्या उत्तर प्रदेश कमोवेश इस देश की सियासत को ही अपने कब्जे में ले लिया। और 8 बरस पहले जब पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने खुले तौर पर कहा कि इस देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर मिला है, तो छिटपुट बहस चौधरी चरण सिंह और देवेगौड़ा को लेकर जरूर हुई, लेकिन भारत की समूची राजनीति कमंडल और मंडल को बीजेपी ने अपने जेब में रख ली और भारत की राजनीति में कोई दूसरा राजनीतिक दल बीजेपी के सामने टिक नहीं पाया। छत्रपों की कतार सिमटती चली गई, जमानत जब्त होती चली गई। और अब राहुल गांधी ने जिसकी जितनी आबादी और उतना हक कह के एक ऐसा सवाल भारत की राजनीति में कांग्रेस के जरिए खड़ा कर दिया है, अगर वो सिक्का कर्नाटक में चल गया तो एक बार फिर समूचे देश की राजनीति एक झटके में बदल जाएगी। यानी मंडल कमंडल से निकलते हुए ओबीसी की राजनीति इस देश में कितनी प्रभावी हो चली है और तमाम राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों ओबीसी है, और उसकी अपनी जनसंख्या के हिसाब से अगर इस देश में राजनीति साधनी है और जो दाव राहुल गांधी ने कर्नाटक में चल दिया है, शायद उसके सामने बीजेपी और नरेंद्र मोदी के ओबीसी होने का दाव छोटा पड़ जाएगा। और कर्नाटक शायद इसीलिए असल परीक्षा अब उस राजनीति की है जिस राजनीति की लकीर पर इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी का दाव लगातार न सिर्फ बीजेपी के भीतर बल्कि आरएसएस को भी उससे प्रभावित कर चुके थे। और यह माना जा रहा था कि अब मंडल से निकले हुए पॉलिटिकल पार्टी किसी भी रूप में सत्ता में आ नहीं सकते हैं। लेकिन विपक्ष की एकजुटता और कांग्रेस को यह समझ में 2024 को लेकर अगर आ गया कि ओबीसी की राजनीति बीजेपी कैसे खेल सकती है, और अगर वह खेल सकती है तो उससे बड़ी लकीर खींचने का वक्त आ गया है। राहुल गांधी ने एक तरफ अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि आखिर कितनी तादाद में इस देश के भीतर में सामाजिक न्याय, आरक्षण के आश्रय हो या फिर नौकरियां जो मौजूदा वक्त में सत्ता ने दी हुई है, उसमें उनकी तादाद उन्होंने बतानी शुरू की। जैसे ही तादाद बताई गई, दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया और बताया क्यों जरूरी है जाति के हिसाब से इस देश में जनगणना और बिना उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तीनों न्याय मिल नहीं सकता है। तो क्या बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि कर्नाटक से एक नई राजनीति का उदय इस चुनाव परिणाम के साथ निकलेगा? और 2024 को लेकर अब बीजेपी के सामने संकट इसलिए बड़ा है क्योंकि उसकी समूची राजनीति जिस ओबीसी पर टिकी हुई थी, अभी तक ओबीसी की जातिगत जनगणना की मांग बिहार और यूपी से निकल रही थी, जहां पर माना यह गया था कि दरअसल मंडल से निकली हुई राजनीति दोबारा से अपनी राजनीतिक जमीन बनाना चाहती है, पुख्ता करना चाहती है, उनकी जड़ों को उभार कर बतलाना चाहती है कि ये कितने मजबूत हैं। सिलसिला कर्नाटक के चुनाव से क्यों जुड़ा और कर्नाटक झटके में महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, और ओबीसी के मद्देनजर राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए यह क्यों बड़ा संकट है, हमें लगता है कि आज हर उस पन्ने को खोलने की जरूरत है जहां पग पग पर कर्नाटक के भीतर कौन सी राजनीति जीत को साधेगी, इसको लेकर बीजेपी का अपना ज्ञान है, कांग्रेस का अपना ज्ञान है। और हड़कंप बीजेपी के भीतर लगी हुई है। 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं ने बीजेपी को छोड़ दिया। बीजेपी मानकर चल रही है ये नेता अगर साथ रहते तो एंटी इनकम्बेंसी काम करती और बीजेपी तो हार जाती। तो उसने हर एक सीट का आकलन जो किया उसमें किसी के बेटे को टिकट दिया, किसी की पत्नी को दिया, किसी के पिता को टिकट दे दिया, किसी की मां को टिकट दे दिया। रिश्तों को भी यहां बुनाया गया। बाहुबली और धनबल, इसको जो समेटे हुए नेता थे उन्हें भी फ्रंट पर लाकर खड़ा कर दिया, जो इससे पहले चुनाव लड़ नहीं पाए थे।
एक पायदान और आगे बढ़ते हुए मैसेज यही दिया गया कि दरअसल जो आरोप कांग्रेस बीजेपी के नेताओं पर लगा रही है, अगर उन्हीं नेताओं को यहां से निकाल दिया जाए तो क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे। बीएल संतोष बीजेपी के महासचिव, इन पर आरोप जगदीश शेट्टार लगाते हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रह चुके हैं, आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा इनकी वजह से निकाला गया, और रणनीति साधने वाले ये कहते हैं कि एक एक सीट पर बीजेपी की नजर है, रणनीति उनकी अपनी है, खलबली उनके भीतर कहीं ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस क्षेत्रीय मुद्दों को उठा रही है, क्षेत्रीय नेताओं को आगे कर रही है, और इस कतार में वोकलिंगा और लिंगायत, जो कि जाहिर तौर पर ओबीसी के भीतर से निकली हुई जातियां हैं, उनको अलग रूप में कर्नाटक में देखा जरूर जाता है, लेकिन जब जिक्र एक मुश्त ओबीसी का आएगा तब लगभग 62% ओबीसी कर्नाटक के भीतर मौजूद है, जो इस देश में दूसरे नंबर का राज्य है जहां सबसे बड़ी तादाद ओबीसी की है। पहले नंबर पर तमिलनाडु आता है जो कि 71% के साथ है। दरअसल ये आकलन भारत के भीतर कोई जनगणना से नहीं निकला है। एक एनालिसिस निकल कर आया कि इस देश में जितने बच्चे भी स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उसमें उनकी जातियों का दर्ज होना होता है। तो जो इनरोलमेंट हुआ, और माना जाता है कि 100% बच्चे, सरकार खुद कहती है कि वह प्राइमरी स्कूल में तो जाते ही हैं, चाहे 5वीं और 8वीं के बाद उनकी तादाद घटकर 50% क्यों ना हो जाए। तो इस हिसाब से चीजों को एनालिसिस कर जब निकाला हमारी टीम ने, तो जानकारी दी कि कर्नाटक के भीतर ओबीसी कार्ड अगर चल गया तो बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी। बीजेपी ने खास तौर पर क्षेत्रीय आधार को ही अपनी राजनीतिक बिसात पर बिछाया है। लिंगायत और वोकलिंगा को अलग रखा है, ओबीसी को अलग रखा है, और ध्यान देके तो टिकटों का वितरण भी इसी आधार पर किया गया। मसलन वोकलिंगा और लिंगायत मिला के तकरीबन 100 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, दूसरी तरफ ओबीसी के करीब 35-36 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। लेकिन राहुल गांधी ने एक बड़ी लकीर ओबीसी को लेकर यह कहकर खींच दी कि आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लाभ तभी मिलेगा जब जनसंख्या के हिसाब से आपको हक मिलने लगे। यानी ओबीसी अपने भीतर में जातियों के अनुसार ना खुद को बांटे, और ओबीसी एक समुदाय विशेष के तौर पर भारत की राजनीति में क्या देखा जाए। अगर इस परिस्थिति को देश के दूसरे हिस्सों में देखें तो हो सकता है ओबीसी के दायरे में यादव भी आते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति एक झटके में वहां भी बदलती हुई दिखाई देगी। जो छोटे छोटे राजनीतिक दल जो ओबीसी से निकले हुए हैं, क्या वो कांग्रेस के साथ आकर आने वाले वक्त में खड़े हो जाएंगे? हालांकि ये दूर की गोटी है, लेकिन फिर भी अगर कर्नाटक के संदर्भ में परखें तो लिंगायत 17% है, वोकलिंगा लगभग 12 से 15% है, और बाकी ओबीसी लगभग 33% है। सबको मिलाइएगा तो ये लगभग 62% का जिस आंकड़े का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने दरअसल बिसात और बड़ी की है जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को यह कहकर पत्र लिखा कि हमने 2011-12 में तकरीबन 25 करोड़ परिवारों को कवर करते हुए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराई थी, आपने उसे जारी नहीं किया। उसके बाद वह उस मर्म पर उंगली रखते हैं जो कि इस देश की ओबीसी राजनीति बार बार ओबीसी नेताओं के जरिए इस देश की सियासत को अपने अनुकूल करना चाहती है, और खुद प्रधानमंत्री भी खुद को ओबीसी बताकर, या बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री को ओबीसी बताकर ओबीसी के वोट में सेंध लगाते हुए मंडल कमंडल और सोशल इंजीनियरिंग सब कुछ साथ लेकर चलते हैं। तो क्या राहुल गांधी के इस दाव के बाद मुश्किल होगी? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में यह भी लिखा कि मुझे आशंका है कि नवीनतम जाति जनगणना के अभाव में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रम विशेष रूप से ओबीसी के उत्थान के लिए बेहद आवश्यक है, और डेटाबेस अगर अधूरा रहेगा तो ऐसे में यह मुश्किल होगी, और यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। और अभी आपने 2021 की जनगणना भी नहीं कराई या जारी नहीं की है, तो उसमें जातिगत जनगणना होनी चाहिए। राजनीतिक तौर पर यह एक दांव कहा जा सकता है।
सामाजिक और सियासी तौर पर आने वाले वक्त में इसको किसको कितना लाभ मिलेगा यह सोचा जा सकता है, लेकिन एक क्षण के लिए हमें लगता है कि कांग्रेस के उस पुरानी परिस्थिति को यहां याद जरूर करना चाहिए जो हर कोई याद करना चाह रहा होगा। क्या कांग्रेस ने ऐसा पहले कहा था? जी नहीं। जब वो सत्ता में थी तो 2010 में उस वक्त गृह मंत्री हुआ करते थे पी चिदम्बरम, और उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर 2011 की जनगणना से पहले 2010 में यह कहा था कि दरअसल ये इसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, और उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल होता है इस तरीके से कर पाना, और इसमें खास तौर से सरनेम, गोत्र, समुदाय सबको कैसे जोड़ा जाएगा, यह एक मुश्किल बदलाव की परिस्थिति में है। क्योंकि उन्होंने एक रेफरेंस दिया था 2001 में, जो SC ST का जो नोटिफाइड जो हैं उसमें 18,478 थे, जो 2011 में घटकर 1,885 तक आए। वो बताते हैं कि यह मुश्किल होगी, लेकिन अब अगर कांग्रेस उस स्टैंड को नए तरीके से इस देश की राजनीति को साधने के लिए रख चुकी है, तो जरा यह समझने की कोशिश कीजिए कि भारत के भीतर में जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि जो स्कूल का एनरोलमेंट होता है उसके आधार पर एक निकाला गया कि किस राज्य में कितने ओबीसी हो सकते हैं, और इस ओबीसी की तादाद अगर पूरे के देश के संदर्भ में जो निकल कर आया उसमें कहा गया कि ओबीसी की तादाद देश में लगभग 45% है, शेड्यूल कास्ट 19% है, शेड्यूल ट्राइब 11% है, और अगर आप मंडल कमीशन का जिक्र करेंगे तो ओबीसी उसमें 52% का जिक्र किया गया था। तो क्या राहुल गांधी ने मंडल 2 की परिस्थिति लाकर खड़ा कर दी देश के सामने? क्योंकि राज्यवार अगर परिस्थिति को देखिए तो कर्नाटक में ओबीसी अगर इन बच्चों के इनरोलमेंट के आधार को बेस बना ले तो कर्नाटक में ओबीसी 62% है, उत्तर प्रदेश में यह 54% है, बिहार में यह 61% है। यानी इन 3 राज्यों के मद्देनजर जिस जगह पर राजनीति को बदलना है, और कर्नाटक उसका एसिड टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है सही मायने में कहें तो। और जब आप दूसरे राज्यों में आते हैं जहां पर चुनाव होने हैं, उसमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, अगर इन 4 राज्यों को भी परखना शुरू करें, छत्तीसगढ़ में ओबीसी 45% है, राजस्थान में 48% है, मध्य प्रदेश में 43% है, तेलंगाना में यह 48% है, मैक्सिमम तमिलनाडु में 71% है, और महाराष्ट्र के भीतर यह 32% है। उससे ज्यादा वो चूंकि मराठाओं की तादाद बड़ी ज्यादा है तो जनरल पोजीशन में वहां पर 43% वोटर आता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति उस रूप में प्रभावित नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप गुजरात में घुसते हैं जहां हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक प्रयोग एक शानदार तरीके से बीजेपी और आरएसएस के जरिए किया गया, जहां उनकी सत्ता को डिगा पाने की स्थिति में कोई नहीं आ पाया, और खास तौर से मोदी काल के वक्त जो यह प्रयोग हुआ, अगर गुजरात के भीतर देखें तो ओबीसी 47% है, शेड्यूल कास्ट 6% है, शेड्यूल ट्राइब 18% है, और जनरल जो है वो 29% है। लेकिन बात इससे भी साफ नहीं होगी। अगर सिर्फ कर्नाटक के संदर्भ को देखें तो वहां मुस्लिमों की तादाद 12% है, शेड्यूल कास्ट 17% है, शेड्यूल ट्राइब 7% है। समूची राजनीति जो खेली जा रही है उस राजनीति के दायरे में अगर ओबीसी एकजुट कहीं नजर आता है, और अगर वह किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना सरमाएदार मान ले, तो फिर बाकी राजनीतिक दलों के कहीं ना कहीं बोरिया बिस्तर बंद हो जाएंगे। राहुल गांधी का यह दाव इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम लिंगायत और वोकलिंगा के लीडरों को खोजते हैं, और दूसरी तरफ ओबीसी के भीतर कुर्बा 6% है, इडिगास 5% है, इन चीजों को खोजना शुरू करते हैं तो कई राजनीतिक दल झटके में निकल कर आते हैं। ओबीसी के अपने किसी नेतृत्व को लेकर राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर कोई नेता निकल कर नहीं आया। इसीलिए मई 2015 में जब अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, तो पहली बार देश ने जाना कि प्रधानमंत्री के नाम पर सियासत कैसे साधी जाती है, वह भी जाति के आधार पर, यह पहली बार नजर आया, और उसका असर झटके में उत्तर प्रदेश, बिहार और देश की राजनीति में न सिर्फ नजर आया, बल्कि राजनीतिक तौर पर जिस सोशल इंजीनियरिंग की दिशा में बीजेपी बढ़ी, उसने इसे बाखूबी भुनाया भी।
इस दिशा में मत जाइए कि किसको कितना हक मिला और किसको कितनी नौकरी मिली। आर्थिक नीतियों ने देश में सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। लेकिन इसके साथ एक दूसरा सवाल राहुल गांधी ने एक झटके में उठाया, 50% क्यों होना चाहिए, उससे ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए। अब यहां पर सवाल है कि कर्नाटक के भीतर अगर जो आरक्षण की परिस्थितियां मौजूदा वक्त में है वो 56% पर है और मुस्लिमों को कोई आरक्षण नहीं है, जो 4% दिया था वो छीना जा चुका है। वहां पर 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन एक क्षण के लिए जरा परखिए कि आरक्षण में 50% जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर एक बैरिकेड लगाया हुआ है कि आप इससे ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं, कई राज्यों ने दिया है। लेकिन सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट, संविधान की व्याख्या और राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर सियासी हथियार जो है, अगर वह ओबीसी के जरिए ही चल रहा है तो फिर मानकर चलिए कि भारत की राजनीति बदलने की दिशा में जा चुकी है। क्योंकि प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, राहुल गांधी वकालत कर रहे हैं, बिहार उत्तर प्रदेश की समूची राजनीति वकालत कर रही है, यह मांग दूसरे कई राज्यों से भी उठी है। सवाल पहली बार यह आ गया कि जिस धारा और विचारधारा का जिक्र राजनीतिक तौर पर इस देश को साथ लेकर चलने का था, वह एक झटके में राजनीति के ही सोशल इंजीनियरिंग की दिशा में आकर खड़ा हो गया। कर्नाटक में इससे पहले 50% आरक्षण था, जब तक 4% मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया था। उसकी कैटेगरी बहुत साफ है, शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल ट्राइब को 3%, जो बैकवर्ड क्लास पिछड़ा वर्ग था कैटेगरी 1 में उसको 4% दिया गया था, ओबीसी के मातहत जो था उसको 15% दिया गया था, जो मुस्लिम थे उनको 4% दिया गया था, वोकलिंगा को 4% था, लिंगायत को 5% था। जब इसको बदला गया तो शेड्यूल कास्ट 15 से 17% आ गया, शेड्यूल ट्राइब 3% से 7% आ गया और उसके बाद वोकलिंगा 4 से 6% हो गया, लिंगायत 5 से 7% हो गया, मुस्लिम का परसेंटेज गायब हो गया और ओबीसी की कैटेगरी 15 के 15% रही। यानी इस दृष्टि से अगर देखिए कि जो ओबीसी है और वोकलिंगा और लिंगायत दोनों को अगर आप मिला देते हो तो दोनों मिलकर 28% हो जाता है। और कितने परसेंट है ओबीसी कर्नाटक में? 62%। तो भारत की राजनीति के भीतर जो उसकी मुश्किलात है या जो आसानी है सत्ता पाने के लिए, उसमें पहली बार राहुल का यह दांव मंडल 2 नहीं बल्कि भारत की उस समूची राजनीतिक परिस्थितियां और जो दांव पेच खेले जाते थे उससे कहीं आगे की लकीर खींचने की दिशा में चले गए हैं। क्योंकि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो माना जाता था कि उनका वर्चस्व कहीं ना कहीं इस देश के पिछड़े तबकों पर रहा, दलितों पर रहा, मुस्लिमों पर रहा, अपर कास्ट पे रहा, लेकिन एक झटके में कांग्रेस धराशायी हो गई चारों दिशाओं से। तो क्या अब कांग्रेस ऐसी पोजीशन में लाकर खुद को खड़ा कर रही है जहां पर कर्नाटक का राजनीतिक मैदान कांग्रेस बना रही है और उस मैदान पर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को खेलना है? क्या ऐसी स्थिति बन रही है? अब इसके भीतर जब आप आइएगा तो अब आप सोचिए कि जो आधार बनाया जा रहा है कांग्रेस के जरिए, उनका बहुत साफ कहना है कि जिस जाति की जितनी आबादी होगी उतना हक मिलेगा। और हमको समझना है कि सरकारी नौकरी हो, निजी व्यवसाय हो, रोजगार हो, कितनी हिस्सेदारी उनको मिलती है और कितनी मिलनी चाहिए, किसके पास जमीन जायदाद की हिस्सेदारी कितनी है यह भी जानकारी आनी चाहिए, किस वर्ग में शिक्षा का स्तर क्या है यह भी राजनीतिक तौर पर अब उभर कर आना चाहिए, और किस समाज के कितने लोग दूसरे राज्य या दूसरे देशों में चले गए यह भी सामने आना चाहिए। यानी यह सवाल सिर्फ भारत की राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को भी राजनीतिक तौर पर नए तरीके से परिभाषित करने की दिशा में बढ़ते हुए कदम है ये। और इस राजनीति का लाभ छोटी छोटी पार्टियों को मिलेगा या ये सारी छोटी पार्टी मानकर चलेंगे राहुल का ये दांव अगर टिक गया तो उनके साथ आकर खड़े हो जाएं? तो जो ओबीसी की जातियों में से निकलकर नेता आए और अपनी जातियों की राजनीति करने लगे, क्या वो धराशायी होंगे? वो वोंगा लिंगा भी वो कलिंगा हो सकते हैं, वो लिंगायत हो सकते हैं, वो यादव भी हो सकते हैं, वो अलग अलग जातियों से जुड़े भी हो सकते हैं जो अपनी अपनी जातियों को लेकर उस परिप्रेक्ष्य में निकलते हैं, या उस जाति प्लस ओबीसी इसकी मान्यता उनको मिल जाएगी, यह भी एक सवाल है। यानी वीपी के मंडल के आगे की परिस्थिति मोदी के खुद के ओबीसी बताने से आगे की परिस्थिति इस दौर में आकर खिंच गई है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर आ रहा है, क्या
कर्नाटक पहली बार एक ऐसी राजनीति को परखने जा रहा है जिस राजनीति में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां जो समाज की थी वह नए तरीके से गोथी जाए और उसमें से जो परिणाम निकल कर आए उसका प्रभाव समूचे देश पर आकर टिक जाए। क्योंकि पहली बार नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बीजेपी खामोश है, खुलकर नहीं बोल रही है। कांग्रेस मुखर हो गई है, खुलकर बोल रही है। जो क्षेत्रीय पार्टियां और छत्रप हैं वो इसके पक्ष में है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो जिक्र राहुल गांधी अब कर्नाटक के भीतर कर रहे हैं और वहां के मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वह अमूल के काउंटर में खड़ी हुई परिस्थितियों को चुनने का ही क्यों ना हो और वहां जाकर वहां के जो दूध हैं उसको भी पीने की परिस्थिति में क्यों ना आ जाएं और वहां का मट्ठा क्यों ना खाएं। सवाल पहली बार 3 सबसे बड़े हैं। पहला सवाल, क्या भारत की राजनीति के केंद्र में ओबीसी आकर खड़ा हो चुका है? और दूसरा सवाल, ओबीसी की जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं वह इस देश की राजनीति को बदलने की ताकत रखती है? और तीसरा सवाल, जो तमाम नेता इस दौर में नजर आते हैं अगर वह ओबीसी के नहीं हैं तो एक झटके में उनकी हैसियत और उनकी राजनीति उन दलों के साथ खड़े होने की हो जाएगी जिनका वर्चस्व ओबीसी पर होगा। और यह पूरी राजनीति का नायाब प्रयोग कर्नाटक में सामने आने वाला है। और कर्नाटक में अगर यह सफल हो गया तो इस देश की राजनीति 2024 में बिल्कुल नई दिशा से देखेगी। आप और हम दोनों इससे इनकार कर नहीं सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।